सभी को नमस्कार। आज हम लोग चल कुंडली धारामापी की बात करेंगे कि चल कुंडली धारामापी होता क्या है। धारामापी एक्चुअली एक एमीटर का कार्य करता है, धारा को मापने का कार्य करता है। जैसे एमीटर को हम लोग जानते हैं, एमीटर भी करंट को मापता है, मेजर करता है, और धारामापी भी करंट का मेजर करता है। अगर एमीटर बनाया गया है तो धारामापी का आवश्यकता क्यों पड़ी है, अगर धारामापी है तो एमीटर की आवश्यकता क्यों पड़ी है। अगर बात इस पर करें तो धारामापी जो होता है वो एकदम माइक्रो एम्पियर जो करंट होता है, सूक्ष्म करंट जो होता है, उसे मेजर करने का कार्य करता है। और इसका एक क्राइटेरिया है, जैसे ये मैक्सिमम 2 एम्पियर तक ही माप सकता है, उससे ज़्यादा ये माप नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे कि एक एमीटर को उपयोग में लेंगे, एक एमीटर को काम में रखेंगे, और एमीटर का काम होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा करंट हो वो मेजर कर सकता है। तो क्या एमीटर एक धारामापी एक एमीटर का कार्य कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस को बढ़ा करके करंट को डाउन करना होगा। जैसे मान लीजिए कि 2 रास्तों में एक करंट आ रहा है 10 एम्पियर का और 2 रास्तों में बट जा रहा है, तो हम जहां धारामापी लगाएंगे वहां कुछ मिली एम्पियर तक ही धारा प्रोवाइड करेंगे और दूसरे रास्ते से उसका प्रतिरोध कम करके, रेजिस्टेंस कम करके करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो हमें ये पता चलेगा कि अगर 10 एम्पियर या 20 एम्पियर की करंट आ रही है तो 2 एम्पियर या कुछ छोटा सा कम एम्पियर की जो धारा होगी वो धारामापी से होकर के जाएगी, और जो बचा हुआ होगा उसको दूसरे रास्ते से डाइवर्ट कर दिया जाएगा, और जब दोनों को ऐड किया जाएगा तो वो 20 एम्पियर या फिर 10 एम्पियर के बराबर आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं चल कुंडली धारामापी, और ये उसी पर आधारित है जो कल हम लोग पढ़े थे कि एक आयताकार कुंडली को जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल कार्य करता है, और बल इस प्रकार से लगता है कि वो कुंडली जो आयताकार कुंडली होती है वो घूर्णन करने का प्रयत्न करती है। और घूर्णन किस तरह से कर रही थी, उसके कारण कितना फोर्स जनरेट हो रहा था, कितना टार्क उत्पन्न हो रहा था। टाउ इक्वल टू हम लोग जान रहे हैं कि ये टाउ इक्वल टू होता है एन आई ए बी साइन थीटा, और बी था चुंबकीय क्षेत्र और ए क्षेत्रफल। ये एन इसलिए लगाया जाता है कि यदि फेरों की संख्या एन, अगर ये एन इक्वल टू 1 हो तो एक फेरों के लिए बात होगी, और एन इक्वल टू, तो ये एन फेरों की संख्या है। अगर एक फेरे लगे हुए हैं, अगर कुंडली एक फेरों की बनाई हुई है लिपट करके, तो एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा के ये बराबर होगा। ये हम लोग फार्मूला कल पढ़ चुके थे, और एक और इसमें पढ़े थे, अगर सदिश के रूप में लिखना होगा तो ये टाउ इक्वल टू आई एन लगा देंगे फेरों की संख्या, और ए क्रॉस बी लिख सकते हैं इसे वेक्टर के फॉर्म में। ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। तो ये हम लोग एप्लीकेशन यूज करेंगे, और हम क्या करेंगे कि एक परमानेंट मैग्नेट होगा, अस्थायी चुंबक होगा, और धारामापी कैसे बनाई जाती है उसका कंस्ट्रक्शन समझेंगे। सिद्धांत क्या होगा कि जब आयताकार कुंडली को एक चालक तार द्वारा कई फेरों की लपेट करके एक बनी आयताकार कुंडली को एक धारावाही चालक या फिर आयताकार कुंडली को एक अस्थायी चुंबक या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस पर बल आघूर्ण कार्य करता है जो घूर्णन करने का प्रयत्न करता है। ये कुंडली घूर्णन करने का प्रयत्न करती है। जैसे ही हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली को रखते हैं और धारा प्रवाहित करते हैं तो ये घूर्णन करने का प्रयत्न करता है। ये इसका सिद्धांत होगा, और यही सिद्धांत हम काम में लेंगे, और जिसके कारण बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। बी है उसका चुंबकीय क्षेत्र, ए है उस कुंडली का क्षेत्रफल, और आई है उस कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। तो हम लोग समझते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। तो अगर इसका कंस्ट्रक्शन, इसका जो बनावट है वो कई तरीके से हो सकता है। ये बनावट हम जो बना रहे हैं, ये जैसे एक चुंबक है, और ये त्रिज्य क्यों बनाया जाता है, और यहाँ एक बेलन का आकार का कोई वस्तु है, और इसे कई फेरों में लपेट करके इस तरह से बनाया गया है आयताकार कुंडली। ये इस तरह से लपेट करके बनाया गया है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये चुंबक है, अस्थाई चुंबक है, परमानेंट मैग्नेट है, और यहाँ ये आकार, ये त्रिज्य का आकार होता है, ये त्रिज्य खंड है। और ये त्रिज्य आकार बनाने का कारण क्या है, इसको अगर इस ऊपर से समझा जाए तो ऊपर से अगर फिगर बनाए तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा।
अगर इसका टॉप व्यू बनाए तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये नॉर्थ होगा, और ये इसकी कई फेरों वाली कुंडली लपेट करके इस तरह से बनाई गई है, और ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है। ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये बहुत सारे फेरे हैं, ये कई फेरों वाली कुंडली बनाई गई है और इसमें धारा प्रवाहित होगी। जैसे ये कुंडली है और इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये चारों तरफ, अब ये बेलन के आकार का है, और बेलन के आकार का जैसे ही हम लोग इस तरह से तार लपेट करके बनाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये ऊपर की चौड़ाई हो जाएगी, और ये जैसे ही नीचे आएगा लंबाई, फिर इधर से मुड़ेगा तो ये चौड़ाई होगा, फिर ऊपर जाएगा तो लंबाई। तो यानी ये जैसे ही ये बेलन, यही बेलन है, और लिपट करके बनाएंगे तो ये ऊपर से कई फेरों वाली कुंडली होकर के जाएंगी। ये जैसे ही होगा, अगर इस बेलन को हटाया जाए तो ये जो बनेगा एक आयताकार कुंडली का शेप ले लेगा। ये जो लिपट करके बनाई गई है एक आयताकार कुंडली का शेप ले लेगा, और हमें पता है कि जैसे ही आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे और उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो वो घूर्णन करने का प्रयत्न करता है, और घूर्णन करने के बाद जो टार्क उत्पन्न होता है, बल आघूर्ण, वो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले क्लास में। टाउ इक्वल टू एन, यदि फेरों की संख्या n हो तो n आई ए बी साइन थीटा, इसे बना लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। और ये चुंबक का नॉर्थ सिरा है और ये साउथ सिरा है, और हम देख रहे हैं कि जैसे ही ये कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है तो ये गोल गोल घूमने का प्रयास कर रही है, और यहाँ एक हम लोग पॉइंटर ऐसे लगा देंगे, पॉइंटर लगा होता है, और उस पॉइंटर में ये सुई है जिसमें विक्षेपण अगर शून्य है तो इसका मतलब उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ये सीधा है कुंडली। और अगर यहाँ देख रहे हैं 1 एम्पियर या 2 एम्पियर, ये 1 एम्पियर और ये 2 एम्पियर, इस तरह से पॉइंटर लगाया गया है। जैसे ही यहाँ इसमें धारा प्रवाहित होगी तो ये 1 एम्पियर बताएगा या फिर 2 एम्पियर, जितना करंट होगा इसमें फ्लो होगा उसी पर ये सुई जा करके रुक जाएगी इस तरह से। अब ये जो विक्षेपित होता है, यहाँ होता है ये विक्षेपण कोण, हम लोग कहते हैं कि ये जितना विक्षेपित हो रहा है इसे हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो विक्षेपण कोण है वो फाई है। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, ये 0 पर है, तो इसका मतलब ये पॉइंटर शून्य बता रहा है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और जैसे ही ये पॉइंटर आकर के इस 1 एम्पियर पर आएगा तो इसका मतलब 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, और ये 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो अगर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा तो वो घूम करके जा रहा है, तो जब घूम करके जाएगा तो बल आघूर्ण उत्पन्न कितना करेगा, टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। और जैसे ही यहाँ से लेकर के 2 एम्पियर पर आएगा, जैसे करंट का फ्लो होना बंद होगा ये पुनः वापस चला जाएगा, और वापस जाएगा तो फिर उसके साम्य अवस्था में आने के लिए बिना करंट का घूर्णन करेगा, और उस घूर्णन को कहेंगे हम लोग रीस्टोरिंग टार्क। जो पुनः इसको हम लोग कहते हैं ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण। तो ऐंठन जो बलयुग्म आघूर्ण होगा, टाउ रीस्टोरिंग जो होगा वो समानुपाती होता है, जो टाउ रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो समानुपाती होता है फाई के ऐंठन कोण के। ये होता है ऐंठन कोण। ऐंठन कोण के समानुपाती होता है, ये ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण है, इसे हम लोग कहेंगे ऐंठन
बलयुग्म आघूर्ण। ये ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण ऐंठन कोण पर निर्भर करेगा कि ये जितना ज्यादा बल तभी होगा, जैसे जितना ज्यादा कोण होगा, अगर 2 एम्पियर पर ये कोण बनेगा तो ये ज्यादा कोण होगा, और ये विक्षेपण कोण होता है, और ये विक्षेपण कोण जितना अधिक होगा उतना ही इसे घुमाव ज्यादा मिलेगा, घुमाव ज्यादा मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ये जाएगा, यहाँ से घूम करके अगर इतना जा रहा है, ये कोण अगर ज्यादा है, इतना घूम करके जाएगा तो ज्यादा घूमना पड़ेगा, ज्यादा बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न करेगा। और अगर ये कोण को कम कर दिया जाए तो ये थोड़ा सा बलयुग्म आघूर्ण काम करता है, थोड़ा सा बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न करता है। तो ये इसके समानुपाती होगा। तो अगर समानुपाती चिन्ह हटाते हैं हम लोग तो एक रीस्टोरिंग लगा दें। जैसे समानुपाती चिन्ह हटाएंगे वैसे एक कांस्टेंट ले लेंगे के, और ये पाई के बराबर, और यहाँ के होगा ऐंठन गुणांक। ऐंठन गुणांक होता है। इसे बना लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण 1 तथा 2 से बात करें, समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहाँ देख रहे हैं NIA B साइन थीटा ये बराबर है के फाई के। अब के फाई के बराबर है तो यहाँ देख रहे हैं जो थीटा इक्वल टू होगा, थीटा कितना होगा, थीटा इक्वल टू, ये देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, थीटा किसके किसके बीच की बात हो रही है, ए क्षेत्रफल और बी चुंबकीय क्षेत्र के बीच की बात हो रही है। तो यहाँ ए चुंबकीय क्षेत्र, ए क्षेत्रफल सदिश और बी चुंबकीय क्षेत्र, अगर क्षेत्रफल की बात होगी तो ये इस तरह से है, अभी इस तरह से है, और क्षेत्रफल नीचे की ओर है, क्षेत्रफल नीचे की ओर है। और अगर ये क्षेत्रफल है नीचे की ओर, और देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये काम में आएगी, क्योंकि अगर ये 0 हो जाए, ये मैक्सिमम करना है इसे, थीटा को अगर मैक्सिमम करना है तब जाकर के ये पूरा का पूरा रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम करने के लिए थीटा 90 डिग्री लेना पड़ेगा, और 90 डिग्री के लिए ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ये वाला काम में आएगा, और ये वाला तो काम में नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ये काम में आएगा ऊपर वाला तो ये 0 हो जाएगा। इसीलिए त्रिज्य लिया गया है, ये वृत्ताकार इसीलिए लिया गया है चुंबक को, ताकि हर एक कंडीशन में, सभी कंडीशन में ये बीच का जो कोण हो वो 90 डिग्री प्राप्त हो। तो ये देख रहे हैं बीच का कोण जो 90 डिग्री मिल रहा है, और जैसे जैसे ये कुंडली ऐसे घूम करके आएगी तो फिर ये चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र काम में आएगा, और फिर घूम करके अगर इस तरह से आएगी तो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र काम में आता है। और ये प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक दशा में ये थीटा का जो वैल्यू है वो हमेशा 90 डिग्री का कार्य करेगा, इसीलिए ये त्रिज्य का आकार लिया जाता है। तो हम लोग थीटा इक्वल टू पुट करेंगे 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये मिलेगा NIA B साइन 90 डिग्री इक्वल टू के फाई। तो यहाँ से अगर हम लोग निकाल, और यहाँ से आई का अगर वैल्यू निकाला जाए तो ये आई इक्वल टू हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ आई इक्वल टू मिलेगा ये के फाई बटे NAB। और हम बात करते हैं आगे धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता की। धारा सुग्राहिता, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी की। अगर हमें पता है कि इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वही विक्षेपण हो रहा है, तो हम जान रहे हैं कि जो एकांक धारा होगी, एकांक धारा यानी अगर I एम्पियर धारा प्रवाहित करने में जो विक्षेपण हो रहा है फाई, तो एकांक धारा प्रवाहित होने में विक्षेपण कितना होगा, 1 इक्वल टू, ये करंट एक का वैल्यू अगर निकालना है तो इस I को डिवाइड करना होगा, तो फाई बट्टे एक की जो वैल्यू होगी वो फाई बट्टे I हो जाएगी।
और ये जो एकांक धारा होगी इसी को हम लोग कहते हैं करंट सेंसिटिविटी यानी धारा सुग्राहिता। हम लोग इसे डिफाइन करना होगा तो कर सकते हैं कि एकांक धारा प्रवाहित करने में अधिकतम विक्षेपण कोण, एकांक धारा प्रवाहित करने में अधिकतम विक्षेपण कोण ही धारा सुग्राहिता कहलाती है। एकांक धारा प्रवाहित करने में अधिकतम विक्षेपण कोण ही धारा सुग्राहिता कहलाती है और इसे IS से प्रदर्शित करते हैं। और I का मान ये समीकरण 1 से रख दें, समीकरण 1 से रखने पर तो समीकरण 1 से रखा जाएगा तो ये I इक्वल टू मिलेगा फाई बट्टे I का वैल्यू है के फाई और बट्टे NaB और बट्टे के नीचे जैसे बट्टा लगा रहता है वो वैल्यू ऊपर चली जाती है और यहाँ देख रहे हैं फाई से फाई कट जाएगा और मिलेगा IS इक्वल टू NaB बट्टे के। और यहाँ पता है N है कुंडली में फेरों की संख्या और A है आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल, B है एक समान चुंबकीय क्षेत्र और K है ऐंठन गुणांक। तो ये ऐंठन गुणांक हमेशा दिया रहता है तो उस तरह से जैसे वैल्यू पूछेगा हम लोग पुट कर सकते हैं। और एक लास्ट आता है इसी में वोल्टेज सुग्राहिता। वोल्टेज सुग्राहिता को हम लोग VS से प्रदर्शित करते हैं। हम लोग कहते हैं कि एकांक वोल्टेज लगाने पर अधिकतम विक्षेपण कोण ही वोल्टेज सुग्राहिता कहलाता है। एकांक वोल्टेज पर अधिकतम विक्षेपण, एकांक वोल्टेज के कारण तो ये वोल्टेज सुग्राहिता होगा। एकांक वोल्टेज के कारण अधिकतम विक्षेपण कोण ही वोल्टेज सुग्राहिता कहलाता है। और ये फाई अपान भी होगा, जैसे यहाँ फाई अपान आई था इसलिए ये फाई अपान भी हो जाएगा। और ओम का नियम जैसे ही लगाएंगे V इक्वल टू I इंटू RG और यहाँ RG होगा गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, यानी इसे हम लोग कहेंगे RG इक्वल टू धारामापी प्रतिरोध, धारामापी प्रतिरोध RG धारामापी प्रतिरोध हो जाएगा। और यहाँ से VS इक्वल टू हो जाएगा, ओम का नियम लगाएंगे तो ये RG इसमें पुट करेंगे तो फाई अपान I इंटू RG और I का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में आएंगे और समीकरण 1 में आकर के I का वैल्यू पुट करेंगे तो ये फाई से फाई कटेगा, बट्टे के नीचे बट्टा ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी NaB बट्टे के RG और NaB बट्टे के यहाँ समीकरण नंबर 2 इसको बना लेंगे और ये समीकरण 2 से IS पुट करेंगे तो ये IS बट्टे RG मिलेगा और VS में IS और VS यानी कि धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता में संबंध प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चल कुंडली धारामापी को हम लोग समझ सकते हैं। और सिद्धांत में यही लिखेंगे कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार कुंडली को लटकाया जाता है तो उस पर बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है। वो बलयुग्म आघूर्ण यही है और घूर्णन करने का प्रयत्न करता है। तो वो पूरा का पूरा सिद्धांत जो कल बताया गया था वही सिद्धांत में ये लिख देंगे और बाकी ये कार्यविधि में हम लोग लिख लेंगे कि ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण क्यों उत्पन्न हो रहा है और ये ऐंठन कोण क्यों, ऐंठन कोण क्या होता है कि जो अधिकतम विक्षेपण है वही ऐंठन कोण कहलाता है। तो हम लोग इस तरह से डिराइव भी करेंगे और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही साथ धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।